नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। गंगा प्राइम की शुरुआत करेंगे इस वक्त की दो बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत तो सर्दी के मौसम की है, लेकिन सर्दी के शुरुआती मौसम में शहर शहर आग कहर बरपा रही है। हापुड़ और गाजियाबाद में चलती कार जलती कार बन गई। इन दो तस्वीरों को देखिए। हापुड़ और गाजियाबाद में कैसे बीच सड़क पर कार जलकर खाक हो गई। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, गाजियाबाद और हापुड़ की तस्वीरें हैं। दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों कार जलकर राख हो गई। और आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि हापुड़ और गाजियाबाद में हुआ क्या। दरअसल हापुड़ के थाना हाफिजपुर क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में होंडा सिटी कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कार में बैठा युवक कार समेत जलकर खाक हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से युवक के शव को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस हत्या और हादसा दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। अरे 112 फोन मार दो यार, पुलिस का फोन मार देते तो 112 वहीं गाजियाबाद में भी कार धूं धूं कर जलकर खाक हो गई। यहां थाना विजयनगर बाईपास पर सर्वोदय नगर अंडरपास के सामने कार में भयंकर आग लग गई। कार सवार लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। एक तरफ उपचुनाव प्रचार का शोर थमा तो कांग्रेस में खलबली मच गई जब उन्नाव में कांग्रेस का बड़ा चेहरा रही अन्नू टंडन ने हाथ का साथ छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस के लिए 2 नवंबर की अलसुबह बेचैन कर देने वाली थी। बेचैनी भी इतनी कि बसपा के विधायकों की बगावत पर राजनीति का ज्ञान देने वाली अब सियासी शब्दकोश में राहत के शब्दों को खोज रही है। जैसे ही लखनऊ से सटे उन्नाव में कांग्रेस को संजीवनी देने वाली अन्नू टंडन ने हाथ का साथ छोड़कर साइकिल की सवारी शुरू कर दी। अन्नू टंडन अकेले सपा में शामिल नहीं हुई। कांग्रेस से ज्यादा अन्नू टंडन में भरोसा रखने वाले उनके 150 सहयोगियों ने पहली ही फुर्सत में कांग्रेस को अलविदा कह दिया और सभी समाजवादी हो गए। लखनऊ पहुंचकर सपा की सदस्यता लेने से पहले अन्नू टंडन के नाम के कई पोस्टर और होर्डिंग लगा दिए गए। लखनऊ में सपा दफ्तर में अन्नू टंडन को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदस्यता दिलाई। इस दौरान अन्नू टंडन ने अखिलेश यादव के कार्यकाल का बखान किया और उनके काम पर भरोसा जताया। अखिलेश यादव जी के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बताना आवश्यक है कि मैं क्यों समाजवादी पार्टी में आई। बहुत सारी बातें हो रही हैं बाहर। सबसे ज्यादा जरूरी वजह मैं आपको ये बताना चाहती हूं, वो है अखिलेश यादव जी खुद। एक बार मुख्यमंत्री जब बने थे, मेरा सौभाग्य था कि उनके पास एक सांसद होने के नाते भी मैं काम लेके गई थी, लेकिन उनका काम करने का तरीका मैंने तब भी देखा था और जो काम उन्होंने किए हैं, मेरे ख्याल से उस पहले कार्यकाल में इससे ज्यादा करना असंभव था। एक प्रोग्रेसिव लीडर, एक विजनरी लीडर, यंग लीडर, एजुकेटेड लीडर हमारे उत्तर प्रदेश को इसकी आवश्यकता है। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अन्नू टंडन का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि अन्नू टंडन के सपा में आने से पार्टी मजबूत होगी। राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं। मुझे खुशी है जमीन पे काम करने वाली और महिलाओं के बीच में काम करने वाली, लगातार सरकार में हो नहीं हो, सांसद हो नहीं सांसद रहें, लेकिन मदद करती रहें, क्षेत्र के लोगों से जुड़ी रहें, ऐसी नेता हमें मिली है। मैं इनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमें उम्मीद है कि आपके आने से पार्टी को ताकत बनेगी, ताकत मिलेगी और यही प्रयास हमारा रहेगा कि अच्छे लोगों को पार्टी से हम जोड़ें। उन्नाव में लंबे वक्त तक कांग्रेस के बड़े चेहरे के तौर पर पहचान रखने वाली अन्नू टंडन उन्नाव से सांसद भी रही हैं। अन्नू टंडन का सियासी सफर काफी दिलचस्प रहा है। दरअसल 2009 में उन्नाव से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी और सांसद बनी थी। 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव हार गई अन्नू टंडन।
2014 के चुनाव में अनु टंडन चौथे स्थान पर रही। 2019 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रही अनु टंडन। साल 1999 में पिता के नाम पर ट्रस्ट बनवाया। यूपी कांग्रेस अनुसूचित जाति महिला प्रकोष्ठ की भी प्रभारी रही है। वही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और सेवा दल की प्रभारी भी रही अनु टंडन। 2019 में गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पर्यवेक्षक भी रही। फिलहाल उपचुनाव के दौरान अनु टंडन के जाने से जहां एक तरफ कांग्रेस को करारा झटका लगा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को सियासी मजबूती मिली है, जिसका असर 2022 के चुनावों में देखने को मिलेगा, जब सत्ता की रेस सबसे तेज होगी। और ऐसे में ये मजबूती क्या कमाल दिखाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। वहीं बसपा के बागी विधायकों को लेकर मायावती ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला था और विधान परिषद के चुनावों में सपा प्रत्याशी को हराने का ऐलान किया था। मायावती के इस वार पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। सरकार प्रदेश में बने, ऐसी सरकार न बने 21वीं सदी के 20वें बरस के 10वें महीने की 29 तारीख को जब बसपा की मुखिया ने गठबंधन की गांठों को सबके सामने खोलकर रख दिया था, तो एक सीधा सपाट संदेश चुनौती भरे लहजे में दिया था कि पिछले बरस चुनावी बेला में जो दोस्त हुआ करते थे अब वो दुश्मन है, और जो दुश्मन हुआ करते थे अब वो दोस्त हो सकते हैं। अपने बागी विधायकों के नाम पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था और मायावती ने अपनी तरफ से पहली चाल चल दी थी। लेकिन अब बारी थी अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने मायावती के वार पर पलटवार करते हुए बसपा को संख्या बल की याद दिलाई कि एमएलसी चुनावों में हराने का बीड़ा उठाने वाले संख्या बल देंगे। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, चाहे वो समाज का कोई वर्ग हो। और जब तक हम जोड़ेंगे नहीं, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कैसे मुकाबला करेंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वही ताकतवर हैं, तो संख्या बल भी जानते हैं। अभी तो चुनाव विधानसभा का आना है, एमएलसी का चुनाव तो आएगा सो आएगा। ऐसी क्या बात है कि वो एमएलसी समाजवादी पार्टी को हराना चाहते हैं, बीजेपी भी हराना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी भी हराना चाहती है। ये राजनीति मुझे समझ में नहीं आ रही। इसीलिए मैं ये बात दोबारा कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी हार जाए ये बीजेपी चाहती है, समाजवादी पार्टी हार जाए ये बीएसपी चाहती है। तो ये दोनों की चाहत कहां से मिल रही है। वहीं अखिलेश यादव ने बसपा के साथ साथ भाजपा पर भी पलटवार किया कि जो गठबंधन था वो भाजपा को हराने के लिए था, लेकिन अब बसपा और भाजपा की चाहत कहां मिल रही है, ये सोचने की बात है। जबकि सबसे ज्यादा नुकसान दलित, पिछड़ों और अगड़ों का भाजपा ने किया है। ये सोचना आपको है। और जितना भारतीय जनता पार्टी ने नुकसान किया है दलित और पिछड़ों का, इतना नुकसान कभी नहीं हुआ होगा, और अगड़ों का भी। सोचो क्या नहीं बिक गया। जब सरकार के हाथ से सब कुछ छिन जाएगा, तो संविधान ने जो हमें अधिकार दिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें अधिकार दिए हैं, जो हमें सम्मान देने का काम किया, वो कैसे दे पाएंगे हम। कभी सोचो इस बात के लिए। फिलहाल मायावती के वार के बाद अखिलेश के पलटवार का इंतजार था, और अखिलेश यादव ने अपने पलटवार के दौरान शब्दों की सीमाओं का ध्यान रखा है, क्योंकि अखिलेश यादव ये भलीभांति जानते हैं कि सियासत में न कोई स्थायी दुश्मन होता है और न कोई दोस्त। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज का पर्चा रद्द होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन उन्हें आज तब झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने को कह दिया। प्रकाश बजाज ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है। प्रकाश बजाज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहा कि उन्होंने पीएम को भी चिट्ठी लिखी है और पीएम आवास पर भी फोन किया था। मेरा नामांकन गलत तरीके से रद्द किया गया है, मैं हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रहा हूं। पे हमने एप्लीकेशन फाइल की थी, जो हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, जो कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व थी रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, ताकि ये चुनाव यूनानिमस हो जाए, इलेक्शन में ना जाना पड़े
उसके लिए हमने पूरे एविडेंस के साथ हम सुप्रीम कोर्ट गए थे और उनको हमने संज्ञान में बात लाने की कोशिश की, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपके पास रेमेडी है, अल्टरनेट रेमेडी है हाई कोर्ट में, आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको रेमेडी लेनी चाहिए। तो एज डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट वी विल डेफिनेटली गो टू द हाई कोर्ट एंड ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि ये लिस्ट हो जाए मैटर और इसकी हियरिंग जल्द से जल्द की जाए। इन एडिशन टू दैट हमने इसी मैटर से रिलेटेड हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश को भी हमने एक लेटर लिखा कल, और हमने इनफैक्ट उनके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के आवास में भी फ़ोन करके हमने बोला था कि हमने ये एक लेटर आपको लिखा है प्राइम मिनिस्टर जी को, उनके संज्ञान में ये बात लाना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये एंटायर राज्यसभा का इलेक्शन 2020 उत्तर प्रदेश का जो हो रहा है वो कैसे कॉन्स्पिरेसी के तहत परफॉर्म किया जा रहा है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, ताकि इनजस्टिस को एकदम ऊपर रख के किया जा रहा है। और मेरे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसको पूरा हमने ब्रीफ किया है उस लेटर में, ताकि वो उसको संज्ञान लेके और यदि वो कुछ हेल्प कर सकें, ताकि एक प्रेसिडेंट इस नेशन में, इस सोसाइटी में एक प्रेसिडेंट सेट हो कि अगर कोई इनजस्टिस होता है तो प्रधानमंत्री हैं उसका संज्ञान लेने के लिए। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए। आज नाम वापस लेने का वक्त खत्म होते ही चुनाव अधिकारी ने प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा की। इन सीटों से राज्यसभा पहुंचे लोगों में बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, पूर्व डीजीपी बृजलाल, नीरज शेखर, हरिद्वार दुबे, गीता शाक्य, बीएल शर्मा और सीमा द्विवेदी शामिल हैं। वहीं एक सीट समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और एक सीट बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम के खाते में गई। हमें पूरा विश्वास था माननीय बहन जी के आशीर्वाद पर और बहुजन समाज के लोगों का आशीर्वाद था, तो मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा था कहीं से भी। और आप जिस तरीके से आप राज्यसभा जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, क्या आपकी प्रायोरिटीज रहेंगी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, अभी मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी उत्तर प्रदेश के साथ साथ में पूरे देश में चूँकि मैं काम करता हूँ पार्टी का, और जहाँ पर भी ऐसी कोई घटनाएं हैं, चाहे दलित समाज को लेकर के हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, मुस्लिम माइनॉरिटी को लेकर के है, गरीबों की आवाज़ आपको बुलंदी के साथ में उठाने का प्रयास करूँगा पूरा। उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत 5 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार 12 नवंबर तक पर्चा दाखिल कर सकते हैं। वहीं पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। इन सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को मतगणना और नतीजों का ऐलान किया जाएगा। बिहार तीसरे चरण के चुनावी घमासान बिहार में शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने आज बिहार में रक्सौल, सीतामढ़ी, वाल्मीकिनगर में रैली कर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि जो पहले जाति के नाम पर बांटते थे, परिवार को चलाते थे, अब वो रोजगार के नाम पर झुनझुना पकड़ाकर बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे पूछते थे कि आखिर बिहार के प्रवासी लोगों के लिए आप इतने चिंतित क्यों हैं, भारत सरकार चिंतित क्यों है? मैंने कहा देखो, बिहार का नागरिक हमारे लिए माता सीता के मायका का नागरिक है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मां सीता के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान का भाव है, इसलिए किसी भी बिहारी नागरिक को, वह हमारा अपना नागरिक है, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आते ही उसे बस की सुविधा, उसको भोजन की सुविधा, उसको रहने की व्यवस्था और सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था का कार्य पूरी मजबूती के साथ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पेशल ट्रेन चलवा करके घर घर तक उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। बहुत शीघ्र भव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा। 500 वर्षों की जो टीस थी, ये हुई दूर। अब भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की भी यश और कीर्ति देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है, और इसके लिए भाजपा और एनडीए की सरकारें देश के अंदर आवश्यक हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ
25 मार्च से जब लड़ाई प्रारंभ हुई तो 25 मार्च से इस लड़ाई में आपने देखा होगा कि जब दुनिया सोच भी नहीं पा रही थी कि हमें क्या करना है, देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की और लॉकडाउन की घोषणा होते ही जब गरीबों के, कामगारों के, मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट सामने खड़ा आया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,76,000 करोड़ रुपए के एक विशाल गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा करके हर गरीब के लिए मुफ्त में राशन की घोषणा कर दी। मथुरा के नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने आरोपी फैजल को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। बाकियों की तलाश के लिए पुलिस अब भी छापेमारी कर रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि कुछ लोग शरारतपूर्ण तरीके से यूपी के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं, किसी न किसी बहाने हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन इन लोगों के इरादे हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो देखिए, तस्वीरें सामने आई थी। ये नंद बाबा मंदिर जहां पर दो मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अता की, जिसके बाद भारी विरोध शुरू होने लगा था, लेकिन अब इनमें से एक को, फैजल नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर क्या कुछ कहना है, आप जरा सुनिए। देखिए, कुछ लोग शरारतपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं वो विरोधियों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो किसी न किसी बहाने से कैसे जातियों के बीच में तनाव पैदा हो और हिंदू और मुसलमान के बीच में कैसे तनाव पैदा हो, क्योंकि लंबे समय से जो कॉकटेल है, ये कांग्रेस, सपा, बसपा, ये कॉकटेल है। इन लोगों ने केवल जाति और धर्म के नाम पर ही राजनीति की, क्योंकि इन्होंने विकास से इनका कोई सरोकार नहीं थे। मतलब मैंने उनसे कही कोई ट्रेन नमाज हो रही है, अब ट्रेन नमाज पढ़ रही हूँ, उनकी हम वहाँ में मतलब सफल में हो जाता है काम में, ठीक, बस इतनी कह के नहीं क्या। लगभग कितने बजे का टाइम रहा होगा? 11, साढ़े 11 के लगभग। कितने लोग तो आपसे, उनकी क्या बात? हमारी बात यही चीज हुई और नहीं कोई बात हमारी। नहीं समझ आ रही, कोई टाइम थोड़ी नहीं, ये मतलब नमाज पढ़ने को मन सफल में हो जाता है। तो आपने उस दिन यहाँ पे क्या देखा? वो लोग आए थे यहाँ पर, बैठे, उन्होंने नमाज पढ़ी या खाली फोटो खींची? खाली दो ही कर दियो और ने बुला हुआ है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, चल लौटेंगे।